तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी बहुत मायने में अलग है। मुझे याद है एक फ़िल्म आई थी बहुत पहले 2012, शायद ये सही नाम यही बता रहा हूँ, 2012। उसमें दिखाया गया था कि कैसे दुनिया ख़त्म हो रही है और कुछ ख़ास लोग, अमीर लोग, ताकतवर लोग, सिर्फ वो बचे और एक ख़ास तौर पे पानी के जहाज़ में वो सब बैठते हैं। पहले से बुकिंग थी, करोड़ों अरबों रुपए का टिकट, फिर उनको ले जाया जाता है। तो उस वक्त देख के ये समझ में नहीं आया था कि जिसने भी फिल्म बनाई थी एक कल्पना थी और सारी चीज़ें। लेकिन कई बार ये कहते हैं कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं और समाज में जो होता है वो फिल्मों में होता है। तो क्या वाकई ऐसी कोई सोच है कि कभी दुनिया ख़त्म होगी? तो एक तो कैसे ख़त्म होगी, दूसरा क्या वाकई कुछ लोग बचेंगे जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया? ये इसलिए है क्योंकि हकीकत की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। आज की कहानी एक ऐसे प्लेन में हुई चोरी की है जिसको मतलब सुनकर ही अजीब इसलिए लगता है कि कैसा प्लेन, एक सुपर पावर कंट्री का प्लेन जो उस वक्त के लिए है जब दुनिया एक तरह से तबाह होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, और वो आसमान में होगी और आसमान से ही बाकायदा वो सब कुछ संचालित करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो आप सोचिए कि उस प्लेन की अहमियत कितनी होगी, वो प्लेन महंगा कितना होगा। और उसी प्लेन के अंदर में घुसकर कोई चोर चोरी करके चला जाए तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? तो कहानी आज ऐसे ही एक प्लेन की है, चोरी की है। लेकिन इस चोरी की कहानी पे जाएं इससे पहले इस प्लेन के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्यों ये प्लेन इतना अहम है और इस प्लेन को बनाया क्यों गया है, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि 2012 की वो फिल्म बहुत सारी चीज़ें याद दिलाती हैं। ये टॉप सीक्रेट प्लेन है जिसमें चोरी हुई है। अब ये टॉप सीक्रेट प्लेन क्यों बनाया, पहले उसकी कहानी है। कई धर्मों में ये कहा गया है कि एक दिन दुनिया ख़त्म होगी। कुरान में है कि क़यामत आएगी और क़यामत के साथ दुनिया ख़त्म। बाइबल में भी कहा गया है कि प्रलय आएगा। इसी तरीके से बाकी जगहों पे कहा गया है कि एक दिन दुनिया ख़त्म होगी। बहुत सारे धर्मों में है ये बात। बाकी बहुत सारे धर्म का मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए पुख्ता तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ पे जानकारी है वो बताता हूँ। तो प्रलय है, मतलब कि दुनिया ख़त्म होगी, दुनिया का अस्तित्व ख़त्म होगा, एक आखिरी दिन होगा। ख़ासतौर पर अगर आप बाइबल की बात करें, बाइबल में भी इसका जिक्र है और इसका जिक्र है बुक ऑफ रिवलेशन, जो कि क्रिश्चियन बाइबल का फाइनल पार्ट है, बुक ऑफ रिवलेशन। उसमें बाकायदा मेंशन है इसके 12वें अध्याय में, 12th चैप्टर में, और उसमें लिखा हुआ है, पूरी कहानी है कि एक महिला और ड्रैगन, इन दोनों की कहानी है इसमें। कि महिला यानी वर्जिन मैरी, जो ईसा को, जो हम लोग हज़रत ईसा कहते हैं, उनको जन्म देती है, और उस बच्चे ईसा पर शैतानी ड्रैगन हमला कर देता है। ये बाकायदा बाइबल में है। और इसके बाद एक लड़ाई होती है, भयानक लड़ाई होती है, और आर्मगेडन, इस लड़ाई को कहते हैं आर्मगेडन। तो इस लड़ाई में ये होगा कि जो ईश्वर है और उनके और शैतान के बीच में फाइनल लड़ाई होगी। और ये लड़ाई बाकायदा ये भी दिया गया कि कहाँ पे होगी। उस जगह का नाम है मैगिडो। अब सवाल ये कि क्या वाकई जो सब कुछ लिखा हुआ है, एक लड़ाई होगी, फाइनल लड़ाई होगी जब प्रलय आने वाला होगा, और ये लड़ाई होगी मैगिडो नाम की जगह पे, तो क्या इस दुनिया में मैगिडो नाम की कोई जगह है? तो बिल्कुल है, इसी दुनिया में है। मैगिडो नाम की एक जगह है, मशहूर जगह है। ये इज़राइल में है और इसका नाम है टेल मैगिडो। तो इज़राइल का ये एक छोटा सा शहर है, और कहते हैं कि आखिरी लड़ाई यहीं होगी जो दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि फाइनल जजमेंट वाले दिन यहीं पर होनी है आखिरी लड़ाई। और इस रोज़ सबका फ़ैसला होगा। जो ईश्वर के मानने वाले होंगे वो सब बचा लिए जाएंगे, और जो उन पे आस्था न रखते होंगे उन सबको सज़ाओं के लिए छोड़ दिया जाएगा, वो अपनी अपनी सज़ा भुगतेंगे। तो ये ईसाई धर्म के हिसाब से फाइनल जजमेंट के दिन ऐसा ही होगा, और ये जगह होगी टेल मैगिडो, बल्कि मैगिडो नाम जो लिखा हुआ था। तो बाकी में भी है, कुरान में है कि क़यामत आएगी और ख़ात्मा होगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर सारे का हिसाब किताब होगा। जिन्होंने अच्छे काम किए वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने बुरे काम किए वो दोज़ख में जाएंगे। तो उसी तरीके से आपके जो अच्छे और बुरे का जो फ़ैसला है वो सारी चीज़ें होंगी। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि वाकई क़यामत या प्रलय जो दुनिया ख़त्म होगा ये होगा तो कैसे होगा? क्योंकि बाइबल में जिक्र है
लेकिन अगर आप बाकी धर्मों के हिसाब से जाएं तो ये है कि दुनिया तो ख़त्म होगी, लेकिन कैसे ख़त्म होगी। तो धीरे धीरे कई चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ होता है कि पूरी दुनिया पानी में ही सिमट जाएगी। आजकल सुनामी और बाकी चीज़ें आपने देखी, 2012 में भी जिस तरीके की चीज़ें दिखाई गई थी वो पानी में ही सब कुछ सिमट के रह गया। भूकंप आएगा, ज़लज़ला आएगी या कुछ और होगा। आजकल लोग सबसे ज़्यादा जो डरते हैं कि इस दुनिया में क़यामत या प्रलय जो आना है वो हवाई बातें नहीं आएगी, लेकिन कैसे आएगी। वो ऐसे आएगी जो सबसे बड़ा डर है सबसे ज़्यादा दुनिया भर के नेताओं को भी, लोगों को भी, वो है न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध। इसके ज़रिए दुनिया ख़त्म हो सकती है। एक याद होगा आपको नागासाकी और हिरोशिमा पे जब अमेरिका ने बम गिराया था, उस वक्त तो कितनी तबाही हुई थी, लाखों लोग मरे थे। तब अमेरिका के पास ये बम था सिर्फ, लेकिन अब तो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास है। और कहते हैं कि मतलब 9 देश तो है ही हैं, 9 या 10 जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन अगर इन सब को मिला दें तो पूरे जो हर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है, जैसे भारत के पास भी है, भारत के पास करीब 150 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन पूरी दुनिया में जितने भी ये 9-10 कंट्री, इनके पास जो टोटल न्यूक्लियर वेपन बॉम्ब है उसकी तादाद करीब 14,000 है, 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब। सिर्फ 2 बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी की पुश्तें बर्बाद कर दी थी, सिर्फ 2 बॉम्ब ने। और उन बम से कहीं ज़्यादा मारक क्षमता वाली 14,000 न्यूक्लियर बम इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों के पास है। अब आप सोचिए कि अगर वो 14,000 बम छोड़ दिए जाए तो दुनिया का नामो निशान बचेगा कहाँ। तो इसीलिए न्यूक्लियर वॉर को लेकर सबसे ज़्यादा लोग डरे रहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो फिर कुछ नहीं बचेगा। एक 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे किया था और इस सर्वे में करीब 1000 वर्ल्ड लीडर, बिजनेसमैन और अलग अलग तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था। और इसमें इन लोगों ने माना था कि अगर इस दुनिया में प्रलय आएगा या क़यामत आएगी तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही होगा और न्यूक्लियर वेपन के ज़रिए दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब न्यूक्लियर वेपन आया क्यों, इसके पीछे भी आप सभी को पता ही कि 2 ही वजह है। एक तो आप अपने आप को सुपर पावर बना सकते हैं, और हालांकि ये भी था कि इसके बड़े अच्छे काम हो सकते हैं। लेकिन जो दुनिया में इस वक्त ख़तरे मंडरा रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग बम बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि पड़ोसी मुल्क आंखें ना दिखा सके, हमको कोई दबा ना सके। अब अगर एक ने छोड़ा तो आपके पास न्यूक्लियर बम है तो आप भी बदले में छोड़ेंगे, क्योंकि आप हार मानने के लिए तो बैठे नहीं रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर टाइप का मामला छिड़ गया, जो लगातार बीच बीच में तनाव होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी रशिया के बीच, कभी चीन बीच में आ जाता है, इंडिया पाकिस्तान का चलता ही रहता है, दोनों परमाणु, दोनों के पास बम है। तो सोचिए कि अगर एक दूसरे पे डाल दिया तो फिर क्या होगा, इंसान नाम की चीज़ नहीं बचेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा ख़तरा क़यामत और प्रलय को लेकर ये है कि कैसे आएगी। तो वो शायद दुनिया में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर वॉर की सूरत में ही आएगी, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ये कहानी का एक पार्ट इसलिए था कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है और मान लीजिए 9-10 देशों के पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर परमाणु बम है, तो क्या उनमें से कोई बचेंगे या फिर वो जंग लड़ने की सलाहियत रख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बॉम्ब छोड़ा जा रहा है, मान लीजिए अमेरिका है, रशिया है, चीन है, भारत है, सारे न्यूक्लियर वेपन हैं, नॉर्थ कोरिया है, जापान है, तो फिर क्या होगा। तो उसी से ये कहानी शुरू होती है। कहानी है कि ऐसे सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो आप ज़मीन से ऊपर हवा में रहकर न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि आप दुश्मनों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन से भी हमला कर सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है, तो ये ख़ास टेक्नोलॉजी के साथ एक सीक्रेट प्लेन के ज़रिए मुमकिन है जो आपको हवा में उड़ाएगा और उसी प्लेन में सब कुछ मौजूद होगा। आप वहाँ से कमांड दे सकते हैं, आप वहाँ से बॉम्ब छोड़ने का वो कर सकते हैं, और दूसरा आप न्यूक्लियर और रेडिएशन के उससे अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं क्योंकि आप हवा में हैं, जैसे 2012 की फिल्म में पानी में दिखाया गया था। तो इसी के लिए रूस ने भी, अमेरिका ने भी बनाया एक स्पेशल प्लेन बनाया जिसका नाम रखा डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे जैसे आप पता ही है कि ये नाम ही है
क़यामत के दिन और उसके जजमेंट के दिन के आखिरी दिन जब दुनिया ख़त्म होगी, तो उसी के नाम पे ये प्लेन है। और रशिया के पास ये प्लेन है, रशिया ने ये प्लेन बनाया, बहुत ही हाईटेक प्लेन। इस प्लेन की खासियत ये है कि ये न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है और कहीं से भी उड़ान भर सकता है। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम और बाकी चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं कि कई दिनों तक हवा में उड़ान भर सकता है, कई दिनों तक लगातार। अगर ज़मीन पे हालात ख़राब है तो ये आसमान में 3, 4, 5 दिन तक आराम से उड़ सकता है, तो आपकी जान बची रहेगी। इस प्लेन में एक जो बताया गया, जो सारी चीज़ें आई हैं कि इसमें सिर्फ आमतौर पे प्लेन में विंडो, आप हम लोग जो बैठते हैं पैसेंजर प्लेन में, बाकी में विंडो होता है, लेकिन इसमें कॉकपिट पे जो विंड स्क्रीन है उसको छोड़कर बाकी पूरे प्लेन में कहीं कोई विंडो नहीं है। और कॉकपिट का विंड स्क्रीन भी ख़ास तरीके से बनाया गया। वो उसकी वजह ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, बॉम्ब गिरता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा रोशनी आँखों को नुकसान पहुँचाती है, आँखें चौंधिया जाती हैं, तो वो रोशनी आपकी आँखों तक ना पहुँचे, इसलिए इसमें विंडो नहीं है। इसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन्हें जिस जिस भी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे अटैक करने के लिए दुश्मन पर, वो सारी चीज़ें सहूलियत इस प्लेन में मौजूद है। और मतलब ये एक वो प्लेन है जो आपको हवा में रहकर ज़मीन के साथ संपर्क में भी रखेगा और आपको तमाम हमलों से भी बचा रहा है। तो मैंने जैसा बताया कि रूस के पास ये प्लेन, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। पहले अमेरिका ने बनाया, बाद में रूस ने बनाया। और इसी डूम्सडे प्लेन का नाम जो दिया गया था, वो सिर्फ यही सोच कर दिया गया था कि जब ये दुनिया ख़त्म होगी और लगभग न्यूक्लियर वॉर होगा या किसी भी और सूरत में, तब यही वो एक चीज़ है जो आपकी जान बचाएगी और जिससे आप दुश्मन देश और दुश्मनों पे हमला भी कर सकते हैं अपनी जान बचाते हुए। रूस के पास, हालांकि कहते हैं अमेरिका के पास 7 या 8 ऐसे डूम्सडे प्लेन हैं, रूस के पास 4 हैं और उन्होंने इसे 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। इसका नाम भी रखा है, एक का नाम है बोइंग E-4B उर्फ नाइट वॉच। इसके अलावा और भी इसके अलग अलग नाम हैं। जो अमेरिका के पास है उसमें अमेरिका का पूरा जो पेंटागन है वो इसको कंट्रोल करता है और इसकी हैंडल करने की जिम्मेदारी, इसको उड़ाने की जिम्मेदारी यूएस एयरफोर्स की है। जो नाइट वॉच प्लेन्स हैं डूम्सडे वाले, ये 24 घंटे 365 दिन ड्यूटी पे अलर्ट होते हैं और इनमें टोटल जो बैठने की इंतज़ाम है 112 लोग, 112 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब अगर ये मानिए कि दुनिया में इस तरह की नौबत आ जाए, हर तरफ परमाणु बम गिर रहा हो, तो शायद हवा में 112 वो खुशनसीब लोग होंगे जो उड़ रहे होंगे और इस रेडिएशन और बाकी चीज़ों के, न्यूक्लियर बम के असर से अपने आप को महफूज रख सकें। इन प्लेन की खासियत ये भी है कि इसको हवा में आप रिफ्यूल कर सकते हैं और ज़मीन पर उतरने की इसीलिए कई दिनों तक इसकी ज़रूरत ही नहीं है और जब ज़मीन पर नहीं उतरेगी तो फिर सारे असर से भी ये बची रहेगी। कहते हैं कि इस प्लेन में करीब 67 सैटेलाइट डिशेज और एंटीना लगे हुए हैं ताकि किसी भी सूरत में इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठप ना हो, इसीलिए 67 सैटेलाइट डिशेज और एंटीना है। ज़रूरत पड़ने पे ये एंटीना विमान के पीछे कुछ मतलब किलोमीटर तक फैल सकता है और इसके ज़रिए वो समंदर के नीचे, हवा में तो हो ही रहा बाकी चीज़ें, जो इनकी पनडुब्बियाँ उसको भी एक्टिव करके उनसे संपर्क कर सकती है और उनका भी इस्तेमाल कर सकती है। तो आसमान में रहते हुए आप पनडुब्बियों को भी कमांड दे सकते हैं, पनडुब्बियों को भी एक्टिव कर सकते हैं। जो रूस के डूम्सडे प्लेन है उसमें एक इल्यूजन 80 है। ये प्लेन जो है रूस के पास ऐसे 4 प्लेन हैं और मई 2010 में पहली बार इस डूम्सडे प्लेन को रूस के 2010 मई में रशिया के विक्ट्री परेड में बाकायदा इसको पब्लिक को दिखाया गया था। वैसे ये प्लेन कभी किसी को देखने को मिलता नहीं है और इसको बड़ा गुपचुप तरीके से रखा जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम इनमें से एक प्लेन की झलक रूस ने 2010 में अपने लोगों को दिखाया था और उस विक्ट्री परेड के दौरान। सबसे पहले 1985 में रशिया ने इस डूम्सडे प्लेन का ट्रायल किया था और ये उड़ान भरा था। अब उसको 85 के हिसाब से करीब 35 साल हो गए, तो 35 साल प्लेन मतलब काफ़ी पुराना हो गया है और इसीलिए अब खबर ये आई है कि 2025 तक, यानी कि अभी
20 ख़त्म होने वाला, अगले 4 सालों में जो रशिया है वो इस डूम्सडे प्लेन को नए सिरे से रिप्लेस कर रहा है और उसकी बाकायदा पूरी तैयारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। और अब वो नए हिसाब से, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन प्लेन को बनाएगा जो ऐसे प्रलय या क़यामत के दिन उन लोगों को ज़िंदा रख सकें और दुश्मनों पे हमला करने का मौका भी दे सकें। तो ये जो प्लेन है जो 2025 में अब रिप्लेस होना है और पहली बार 1985 में बना था, हाई सिक्योरिटी मिलिट्री निगरानी के अंदर ये डूम्सडे प्लेन खड़े हैं रूस में। रूस के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है तगनरोग। तगनरोग नाम का एक शहर है और इसी शहर में रूसी वायुसेना का, रूसी एयरफोर्स का एक बेस है जो भयानक, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योर्ड है। और वहीं पे इन डूम्सडे प्लेन को रखा गया है क्योंकि यहीं इनका मेंटेनेंस होता है और यहीं इनको अपग्रेड किया जा रहा है। दिसंबर, अब लगभग आज 16 दिसंबर है, 26 नवंबर 26 नवंबर अभी हाल में गुजरा है। ये घटना उस दिन की है। 26 नवंबर को कुछ एक्सपर्ट्स इस डूम्सडे प्लेन में से एक प्लेन में घुसते हैं, दाखिल होते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद फिर आता है दिसंबर, आज 16 है, 12 दिन पहले 4 दिसंबर को फिर कुछ अफसर जाते हैं एयरफोर्स के इंस्पेक्शन करने के लिए उसी प्लेन में। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उस प्लेन के अंदर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और पुर्जे गायब थे। अब ये बात जब पता चली तो हर तरफ हड़कंप मच गया। एक तो रूसी एयरफोर्स का मोस्ट हाई सिक्योर इलाका जो पूरी तरह से एकदम प्रतिबंधित है, सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम है, और एक ऐसा प्लेन जिसको क़यामत के दिन के लिए आपने संभाल कर रखा है, उस प्लेन के अंदर कोई चोर घुसता है और पुर्जे चुरा के चला जाता है। तो ये किसी, मतलब आम जगहों की तो छोड़िए, ऐसी जगह पे चोरी होगी तो फिर तो सारे अफसर और जितने भी उसके वहाँ पे जो इंचार्ज हैं, इन सभी का नींद हराम होने के लिए काफ़ी है। बाद में जब फिर बाकी टीम पहुंची, जब ये खबर फैली, हड़कंप मचा, तो अब इंस्पेक्शन के लिए बड़े अफसर सब पहुंचे वहाँ पे। जब उन्होंने पूरे प्लेन की जांच की तो पता चला कि प्लेन के अंदर से कुल रेडियो उपकरण के 39 पुर्जे और 5 रेडियो बोर्ड ये गायब है। और ये सारे इस प्लेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पुर्जे हैं। तो 39 पुर्जे और 5 रेडियो, करीब टोटल मिलाकर 44 पार्ट्स गायब। अच्छा, इनमें से कुछ प्लेट्स ऐसे थे, चूँकि ये आपको एक तो न्यूक्लियर हमले से भी बचा के रखना है, इस प्लेन में खासियत है, तो कई इसके उपकरण और पुर्जे ऐसे थे जो सोने और प्लेटिनम के जैसी महंगी धातुओं से बने हुए थे, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी महंगी धातु से, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी वहाँ पर। तो अब जब ये चीज़ें पता चलीं तो रूसी एयरफोर्स में हड़कंप मच गया। इसके बाद जब मामले की तफ्तीश की गई तो उनको उस प्लेन के अंदर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले, कुछ जूते के निशान मिले, और इसके बाद जांच आगे बढ़ी। लेकिन अभी इतने दिन बीत चुके हैं, कौन चोर था, किसने, वो कैसे प्लेन के अंदर दाखिल हुआ। हालांकि फिर ये बात आई कि ये जो भी चोर था ये कॉकपिट के थ्रू प्लेन के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन वो कौन था, क्या था, यहाँ तक कि जो आसपास में सीसीटीवी कैमरे थे उनका भी रुख मुड़ा हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था, तो चोर तक वो लोग पहुँचे नहीं। इसको लेके एक बड़ी कमेटी बनाई गई है बाकायदा, और वहाँ के मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट तक देना पड़ा है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वहाँ की मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है, ना सिर्फ हम इसकी जांच कर रहे हैं बल्कि आइंदा ऐसा ना हम इसके पुख्ता इंतज़ाम भी कर रहे हैं। अब इस डूम्सडे प्लेन के अंदर हुई इस चोरी से पूरे रक्षा विभाग की किरकिरी हो रही है, अफसरों की किरकिरी हो रही है। वो ये इसलिए कि एक तो ये इतना, मतलब अहमियत जिसकी है, जिस प्लेन की, जिसको आप ख़ास क़यामत के दिन के लिए संभाल के रखे हुए हैं, और उस प्लेन में चोरी हो जाए तो हर तरफ किरकिरी भी हो रही है। और दूसरा ये भी है कि अगर इसी तरीके से सारी चीज़ें हुई तो रूस एक परमाणु संपन्न देश है, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, तो क्या उन सभी चीज़ों की भी हिफाजत ऐसी ही हो रही है, गलत हाथों में नहीं पड़ सकता है, जो अक्सर बाकी दूसरे देशों पे उंगलियां उठती हैं कि कोई आए और चुरा कर ले जाए।
तो इसलिए इसको लेके रूस पे काफ़ी कुछ किरकिरी भी हुई, क्योंकि रूस के बाकायदा जो रक्षा विभाग है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पूरी दुनिया के मीडिया में भी ये खबर आई और इस तरह के प्लेन के बारे में फिर जानकारी भी सामने आई कि ऐसी भी कोई प्लेन है जो ख़ास मौके के लिए संभाल कर रखा गया है। तो ये है उस प्लेन की चोरी की कहानी, जिस प्लेन को आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए। मैं फिर जब इस कहानी पे रिसर्च कर रहा था और जब इसी कहानी में पढ़ी, तो पहली चीज़ मैंने शुरू में जैसे आपको कहा था कि 2012 वो फिल्म मुझे याद आ गई थी, इसलिए कि वो पूरा सीन जो है आप में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार मौका मिले तो देखिएगा कि कैसे एक दुनिया ख़त्म हो रही है और एक जहाज़ के ही अंदर जो है बस वो लोग बचे हुए हैं, वो सारे अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि वो एक ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो कि न्यूक्लियर वॉर छिड़े, क्योंकि उसका अंजाम हम सबको पता है। हिरोशिमा और नागासाकी ने झलक दिखा दी है और वो तो कुछ भी नहीं था। अब तो जैसा मैंने बताया कि 14,000 ऐसे बॉम्ब दुनिया के 9, 10, 11 देशों के पास हैं, तो एक ने चलाया तो फिर आप सोचिए। वैसे भी वर्ल्ड वार की सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि उसमें गुटबंदी हो जाती है। ये नहीं है कि दुनिया के जो 200 या 206 या 7 देश हैं वो सब अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, उसमें सीधी टीम बन जाती है कि अगर अमेरिका के एक तरफ है तो अमेरिका के साथ 30-40 देश कौन से होंगे, रूस अगर एक तरफ है तो रूस के साथ 30-40 देश कौन से होंगे, चीन के साथ कौन होगा। तो जब ऐसी गुटबंदी हो जाती है तो अगर एक गुट ने फिर एक बॉम्ब छोड़ा तो दूसरा गुट उसके पास भी बॉम्ब है वो भी छोड़ेगा, तीसरा फिर छोड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी और दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आखिर में वही सोचता हूँ कि ये जो क़यामत है, ये जो प्रलय है, ये कैसे आएगी। शायद इन्हीं ज़रियों से आएगी या कोई और ज़रिया होगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ चूँकि पता ही नहीं है तो आपसे क्या शेयर करूँ, बताऊँ। लेकिन हाँ, अगर ये सच है कि क़यामत और प्रलय जो उसमें सारी चीज़ें हैं, तो तरीक़ा क्या होगा। अगर आज की इससे ही से पूछें आप, तो दुनिया के ज़्यादातर जानकार जो डरे हुए हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर, और वो है न्यूक्लियर वॉर, कि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुआ यही है कि ऐसा ना हो। न्यूक्लियर का इस्तेमाल बिजली के लिए, बाकी अच्छे कामों के लिए हो, वो जो बाकी सारे देश कहते हैं, हथियारों की होड़ के लिए ना हो, यही दुआ है। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।